कल की गिरावट भूल बाजार शानदार तेजी लेकर आज बंद हुआ है। आज चौतरफा खरीदारी का दिन रहा। सेंसेक्स में 450 अंकों से ज्यादा का उछाल हमने आते हुए देखा। इंडेक्स लगभग 36,300 के पार जाके बंद हुआ है। इधर निफ्टी की बात करें तो 1% से ज्यादा मजबूत होकर 10,880 के पार जाके ये टिका है। आज हमने बैंक शेयरों में खरीदारी का रुझान होते हुए देखा और बैंक निफ्टी लगभग 150 अंकों की बढ़त बनाने में कामयाबी रहा है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 100 पॉइंट यहाँ भी हमने आज बढ़त आते हुए देखी। बाजार में आज जोश भरने का काम किया रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे टेक शेयरों ने। और ये तो था आज के बाजार का अपडेट, लेकिन कल बाजार की नजर कहां कहां रह सकती है, विस्तार से हम बात करते हैं। हमारे मार्केट्स एडिटर प्रदीप पंड्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रदीप, बाजार के लिए अहम ट्रिगर कल क्या होगा? तो आज देर शाम ब्रिटेन में एक बहुत ही अहम वोटिंग होनी है वहां की संसद में, जिसमें ब्रेक्जिट की स्कीम पर वोट होंगे। अगर ये प्रस्ताव गिर जाता है तो ये थोड़ी बुरी खबर होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार इस पे किस तरह रिएक्ट करते हैं ये देखने वाली बात होगी। आज हालांकि ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स इससे चिंतित नहीं थे, तो उम्मीद रखें कि बाजार इस खबर को आराम से पचा लेगा और हमारे लिए कोई अस्थिरता वाली खबर नहीं आएगी। कल हमारे बाजार में जिन चीज़ों पर आपकी नज़र होनी चाहिए, नतीजे आने वाले हैं डीसीबी बैंक के, माइंडट्री के, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स, फिलिप कार्बन और एचटी मीडिया के। तो कोई बड़ी दिग्गज कंपनी नहीं है, लेकिन बहुत सारे मिड कैप की अहम कंपनियां हैं जिनके नतीजों पर कल के ट्रेड में नज़र बनी रहेगी। इसके साथ ही साथ दो कंपनियों के नाम बदलने वाले हैं। तो अगर आपके पास ये कंपनियां हैं तो देख लीजिए, तलवलकर लाइफस्टाइल का नाम बदलकर तलवलकर हेल्थ क्लब्स लिमिटेड हो जाएगा। और अगर आपके पास आईडीएफसी बैंक है, जी हाँ, तो इसका नाम बदलकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड हो जाएगा। आईडीएफसी कैपिटल फर्स्ट दोनों मिल गए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। शुक्रिया प्रदीप तमाम डिटेल्स के लिए। और कल की तैयारी आपको हम आज ही कराते हैं और इसीलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद राठी इक्विटी एडवाइजरी के वाइस प्रेसिडेंट सिद्धार्थ सदानी। सिद्धार्थ, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो ब्रेक्जिट बाजार के लिए काफ़ी अहम मूवर्स एंड शेकर साबित हो सकता है। बताएं किस सिनेरियो में कैसा असर पड़ेगा? गुड इवनिंग कविता। ब्रेक्जिट की जो अटकलें हैं बहुत महीनों से, सालों से चले जा रही है। इस बार लग रहा है कि जो डील हो सकती है, जो प्रपोज कर रहे हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, वो डिफीट हो सके। ये एक बुरी खबर होगी, चिंताजनक खबर होगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सारी कंपनियां जो ब्रिटेन में, यूके में या यूरोप में बिजनेस करती है, उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। कंपनीज लाइक टाटा मोटर, जिनके जेएलआर का प्लांट यूके में है, उनके लिए भी थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है। ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो में ब्रेक्जिट की बातें बहुत दिनों से चल रही है, तो हमें नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा चिंता के विषय, कोई बहुत बड़ा झटका लगेगा मार्केट में। डेफिनेटली एक नीजक रिएक्शन आ सकता है, बट हम उससे उभर सकते हैं क्योंकि मार्केट आज बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे क्लोज किया है। ऑलराइट, तो बाजार की मुझे वही आपसे पूछना था, बाजार की आज जो स्ट्रॉन्ग नोट पे क्लोजिंग है, इसको हम कैसे पढ़ें आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्फ्लेशन जिस हिसाब से आपके दबाव में है, सीपीआई या डब्ल्यूपीआई की बात करें, एक बहुत बड़ा एक ओवरऑल एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है कि आरबीआई के ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। कुछ एक आईआईपी के आंकड़े भी नरम थे, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अभी भी लगता है कि इस बार के नतीजे थोड़े से मिक्स्ड बैग रहेंगे। नतीजों के ऊपर पनिशमेंट या रिवॉर्ड डिसाइड किया जाएगा स्टॉक स्पेसिफिक। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि जो पिछले हफ्ते की जो मंदी थी, वो देखते हुए हमें लगता है कि ये वीक में थोड़ी सी तेजी बन सकती है। ऑलराइट, और अब बात करते हैं नतीजों की, जो आज बाजार बंद होने के बाद आए हैं और जो कल भी आने वाले हैं। तो सबसे पहले टीवी18 ग्रुप ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं। टीवी18 ब्रॉडकास्ट के नतीजों की बात करें तो कंपनी की कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग आय 1,211 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,475 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी का कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग एबिटा भी 82 करोड़ रुपए से बढ़कर 115 करोड़ रुपए हो गया है। आमदनी पर विस्तार से बात करें तो तीसरे तिमाही में सब्सक्रिप्शन आय 13% बढ़ी है, जबकि एंटरटेनमेंट सेगमेंट से होने वाली कुल आमदनी 23% बढ़कर 1185 करोड़ रुपए पहुंच गई है। अब बात करते हैं नेटवर्क 18 के नतीजों की, तो कंपनी की कंसोलिडेटेड आमदनी 20% बढ़कर 1524 करोड़ हो गई है, जबकि एबिटा 18% बढ़ा है और अब ये 88 करोड़ रुपए हो गई है। नतीजों पर हमसे खास बातचीत में टीवी18 और नेटवर्क 18 के एमडी और सीईओ राहुल जोशी ने बताया कि आने वाले तिमाहियों में टीवी18 ग्रुप के हर सेगमेंट के बिजनेस में अच्छा इजाफा होगा।
हमारी ग्रोथ भी काफ़ी अग्रेसिव रही है। फर्स्ट हाफ में भी हम करीब 37% ग्रो किए थे रीजनल में। अभी भी इस क्वार्टर में भी हम करीब 27% ग्रो किए हैं। आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो इलेक्शंस भी आने इस क्वार्टर में और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इलेक्शन का भी इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि रीजनल हमारा उसी तरीके से ग्रो करता रहेगा। मेन स्ट्रीम हिंदी चैनल हमारा न्यूज़ 18 इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। प्राइम टाइम में हम मेगा सिटीज़ में नंबर 1 है। वैसे हम नंबर 2 में हैं HSM मार्केट्स में, जो कि बहुत अच्छा एक वो है। तो उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा ग्रो करें। और अगर सबसे बड़ी बात न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ग्रुप के लिए देखेंगे तो आज हम नंबर 1 न्यूज़ ब्रॉडकास्टर हैं इस देश में। हमारा 11.5% जो है शेयर है मार्केट में। नियरेस्ट राइवल से हम करीब 2% आगे हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। गैप वाइडन होता जा रहा है पिछले 1-1.5 साल में। इसका लाभ हमें आगे चलकर मिलेगा। इसके अलावा बाजार बंद होने के बाद जी एंटरटेनमेंट के तिमाही नतीजे भी पेश किए गए हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा और आय अनुमान से बेहतर रहा है। जी एंटरटेनमेंट को 563 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। वहीं आय 18% के उछाल के साथ 2167 करोड़ रुपए पर आ गई है। एबिटा मार्जिन 32.3% से बढ़कर 34.8% रहा है। घरेलू एड से कंपनी की आय लगभग 20.6% बढ़ी है, जबकि एड से कुल आय की बात करें 21.7% का इजाफा इसमें भी हुआ है। तो जी एंटरटेनमेंट पर सिद्धार्थ, आपका क्या व्यू बनता है नतीजों को देखकर? कविता, बहुत बेहतरीन नतीजे हैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। अगर सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाए तो 28% और एड रेवेन्यू 21%। स्ट्रॉन्ग मार्जिन ग्रोथ। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से रीजनल चैनल से बहुत अच्छा योगदान आ रहा है। एक दो चीज़ ऐसी थी जो अभी तक पता नहीं चली है कि OTT जो इनका ऐप है, इसका क्या रुख होगा आने वाले समय में, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, और दूसरा कि प्रमोटर जो स्टेक सेल करना चाहती थी उस पर क्या बात आगे बढ़ी है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ होगी जो बाजार देखना चाहेगी। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जी एंटरटेनमेंट बहुत ही उम्दा कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आने वाले समय में हम इस पे पॉजिटिव है। कुछ नहीं तो आपको 10% का इजाफा मिल सकता है परफॉर्मेंस में आने वाले 3 से 6 महीनों में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और कल IT कंपनी माइंडट्री तिमाही नतीजे पेश करेगी। कंपनी के डॉलर आय में करीब 2% के उछाल की उम्मीद है, लेकिन मुनाफा 8% घटकर 190 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कंपनी की आय 1755 करोड़ रुपए से बढ़कर 1793 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। तीसरी तिमाही में मार्जिन में मामूली सुधार देखने को मिल सकता है। कंपनी का जो मार्जिन है 13.1% से बढ़कर 13.6% रहने का अनुमान है। लेकिन इसके अलावा सिद्धार्थ, कल डेन नेटवर्क, MCX और KPIT टेक के भी नतीजे आएंगे। तो कौन सी कंपनी यहाँ पर बताएं आपके रडार पे रही है? इनके आए हैं नतीजे आज। इसके अलावा IT कंपनियों में जी ओवरऑल पर्सपेक्टिव से IT कंपनी के नतीजे ठीक रहेंगे, क्योंकि IT क्षेत्र में भी ओवरऑल अगर अंडर करंट की बात करें तो पॉजिटिव है। इन्फोसिस के बायबैक आया है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से नतीजे भी दोनों के अच्छे हैं, इन्फोसिस और TCS के। हमें लगता है कि माइंडट्री के भी नतीजे ठीक रहेंगे। डेन नेटवर्क से नतीजे खराब रह सकते हैं, क्योंकि ये पूरे ही सेगमेंट में ARPU जिसे हम कहते हैं वो गिरते जा रहा है। और हम जानते हैं कि जियो ने बहुत अग्रेसिवली इस पे ये टेरिटरी पे घुसा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे फिर से वही जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के बीच में हुआ था एक ओवरऑल सा वॉर, तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी वॉर हो सकता है। यहाँ पे आप दूर रहे वही बेहतर है। नतीजे वैसे आ चुके हैं और जैसा कि आप बता ही रहे हैं तो नतीजे यहाँ पर खराब ही आए हैं। रेवेन्यू हालांकि 6% की कमी रेवेन्यू में भी देखी गई है। 308 करोड़ के आसपास आया है 328 करोड़ के मुकाबले, और नेट लॉस यहाँ पे आया है 31.2% का। लेकिन चलिए इसके अलावा हम दूसरी खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां पर घरेलू कंपनियों को यहां बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में आयरन ओर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। लेकिन क्या है पूरी खबर, समझते हैं विस्तार से। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बताएं क्या है पूरी खबर, किस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी है सरकार की?
देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार आयरन ओर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है और उस पर जल्द ही फैसला हो सकता है कि इसका ऐलान आपको बजट में देखने को मिले। दरअसल आयरन ओर एक तरह का कच्चा माल होता है जिसे खास तौर से स्टील इंडस्ट्री इस्तेमाल करते हैं स्टील बनाने के लिए। इस पर अभी सिर्फ 2.5% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, लेकिन दिक्कत यह है कि पिछले कारोबारी साल के मुकाबले चालू कारोबारी साल में आयरन ओर का इंपोर्ट करीब 60% ज़्यादा बढ़ चुका है। इस इंपोर्ट बढ़ने से घरेलू जो माइनर्स है आयरन ओर की माइनिंग करते हैं उन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उनके खरीदार कम मिल रहे हैं। इसलिए घरेलू माइनिंग कंपनियों ने और यहाँ तक कि फेडरेशन ने भी इसकी मांग की थी कि आयरन ओर पर इंपोर्ट ड्यूटी जो 2.5% है उसे बढ़ा करके 30% कर दी जाए। चूंकि घरेलू कंपनियों को इससे नुकसान हो रहा है, इसलिए सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और सूत्र बता रहे हैं कि प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है और संबंधित मंत्रालयों से सलाह मशविरा किया जा रहा है। सलाह मशविरा होने के बाद ही सरकार इस पर अंतिम फैसला ले लेगी। ये बताएं लक्ष्मण की एल्यूमिनियम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की भी क्या संभावना है? एल्युमिनियम एक दूसरा मेटल है जिसको लेकर के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग काफ़ी दिनों से चल रही है। उसके पीछे दलील भी वही है कि दरअसल घरेलू बाजार में एल्युमिनियम उत्पादन की पर्याप्त क्षमता है, लेकिन जो क्षमता है और घरेलू जो मांग है उसमें काफ़ी का अंतर है। क्षमता 4.2 मिलियन टन का है जबकि घरेलू मांग सिर्फ 3.6 मिलियन टन है। इसके बावजूद हम घरेलू मांग का 60% एल्युमिनियम इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में एल्युमिनियम बनाने वाली जो घरेलू कंपनियाँ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो एल्युमिनियम कंपनियों ने सरकार से कहा है कि इस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए और ये इंपोर्ट ड्यूटी जहां भी 2.5% है उसे बढ़ा करके 10% कर दिया जाए। मुझे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस प्रस्ताव पर भी काफ़ी गंभीरता से विचार चल रहा है और हो सकता है कि बजट में इसको लेकर के ठोस ऐलान भी होता हुआ दिखे। इससे खासतौर से एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा। हालांकि एक चिंता ज़रूर है कि जो कंपनियाँ इसका इस्तेमाल करती हैं वो नुकसान में ना रहे, इसलिए सरकार बीच का रास्ता अपनाते हुए थोड़ा सा कम बढ़ाएगी, लेकिन बढ़ाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है एल्युमिनियम पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर। ऑलराइट, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। तो सिद्धार्थ, आपका क्या व्यू बनता है अगर ये तमाम फैसले सरकार की तरफ से ले लिए गए बजट में? तो बहुत पॉजिटिव है, स्पेशली सरकारी कंपनियों के लिए, क्योंकि आयरन ओर में अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो एनएमडीसी को बहुत बड़ा फायदा होगा। पर आयरन ओर की जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं तो सरकार को इस पे भी चर्चा जरूर करनी चाहिए कि गोवा का माइनिंग कब तक चालू हो सकता है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये पॉजिटिव खबर है और कहीं ना कहीं लोकल स्टील प्रोड्यूसर के लिए भी अच्छा फायदा रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से ही अगर प्रोक्योरमेंट करते हैं तो आपको लंपी आयरन ओर्स भी बहुत अच्छे भाव में मिल सकते हैं। दूसरा, अगर एल्यूमिनियम पे ड्यूटी बढ़ा देती है सरकार तो मैं मानता हूँ कि हिंडाल्को और नैल्को को बहुत बड़ा फायदा होगा। हिंडाल्को के जैसे हम जानते हैं कि प्रोडक्शन भी बढ़ रहे हैं नए प्लांट्स में, नैल्को में भी मैं मानता हूं कि सरकारी कंपनी होते हुए यहाँ पे अगर प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है तो मेटल्स में बहुत फायदा होगा। अगर नॉन फेरस और स्टील की बात करें तो हमें लगता है कि अभी भी नॉन फेरस साइड में, एल्यूमिनियम साइड में बहुत अच्छा स्कोप है इंडस्ट्री में, तो हिंडाल्को और नैल्को काफ़ी फायदेमंद रह सकते हैं ये पूरे सरकार के मूव से। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं निफ्टी स्ट्रैटेजीज की ओर, जो हमारे जानकार लेकर आए हैं आपके लिए। समीत चौहान की रणनीति पेश करेंगे सबसे पहले, जो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 10,815 का स्टॉप लॉस और 10,980 का टारगेट ये रेकमेंड कर रहे हैं। मनीष शर्मा की रणनीति पेश करेंगे। 10,850 का स्टॉप लॉस, 11,200 के टारगेट के लिए। श्रीकांत चौहान की रणनीति भी खरीदारी की आ रही है। 10,800 का स्टॉप लॉस, 11,000 का टारगेट ये रेकमेंड कर रहे हैं। टेक्निकल चार्ट्स पर आज निशान जैन की रणनीति हम पेश करेंगे और इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है और इन्होंने ITI में आपको खरीदारी की सलाह दी है और 91 का स्टॉप लॉस है, टारगेट है 101 का। और चंदन तपाड़िया आज डेरिवेटिव्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर लेकर आए हैं। 1830 का टारगेट रेकमेंड कर रहे हैं, 1770 के स्टॉप लॉस पर। रुक करते हैं सीधा आज की वैल्यू पिक पर। सिद्धार्थ, किस स्टॉक को वैल्यू पिक के तौर पे आप रेकमेंड कर रहे हैं आज? आज हम वैल्यू पिक के तौर पे FMEG कंपनी लेके आए हैं, मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड कंपनी, हैवेल्स इंडिया। हम जानते हैं कि ये नाम हर घर घर में मौजूद होता है। हैवेल्स इंडिया, इनके स्विच गियर्स, लाइटिंग्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से घरेलू सामान हो चुका है। हमें लगता है कि हैवेल्स इंडिया
बहुत सारे कारणों के कारण आपको यहाँ पे लेना चाहिए, बट महत्वपूर्ण 3 कारण बताऊंगा कि हैवेल्स इंडिया को क्यों खरीदना चाहिए। पहला, कंपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर रही है। दूसरा, हमें लगता है कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इस पे एक्सपेंशन का काम चल रहा है। और तीसरा, इनके जो ब्रांडेड स्टोर्स है, इनके ब्रांडेड स्टोर्स का अगर नाम ले लिया जाए तो हैवेल्स गैलेक्सी इनका नाम है। ये ब्रांडेड स्टोर्स करीबन 500 है आज की तारीख में, ये और एक्सपैंड करने वाली है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बहुत बड़ा जोर देने वाली है। हैवेल्स इंडिया जो एक घरेलू नाम है, यहाँ पे हमें बहुत लग रहा है कि ये बहुत पसंदीदा शेयर हो सकता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से आने वाले समय में आपको 16% का ग्रोथ दे सकता है। हमारा जो लक्ष्य है इस पे 788 का है। लॉयड के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंप्लीट होने के बाद हैवेल्स हर साल 200 से 250 करोड़ का एक्सपेंशन करेगी। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से लाइटिंग डिवीजन में सबसे हाईएस्ट मार्जिन है हैवेल्स इंडिया का। करीबन 27 से 30% का मैनेजमेंट एक उम्मीद लगा के बैठ रही है कि मार्जिन बनेगा। हैवेल्स इंडिया हमें लगता है कि एक एफएमसीजी, एक कंज्यूमर नेम होते हुए 788 के टारगेट से आप इस पे बाइंग कर सकते हैं। करीबन 16% का अपसाइड होगा। समय सीमा आपको रखनी पड़ेगी 6 से 12 महीने। जामनगर से अरुण पंचाल का सवाल लेंगे और इन्होंने एचयूएल में खरीदारी कर रखी है। सिद्धार्थ, 1812 रुपये 8 पैसे के आसपास की इनकी खरीद है और इन्होंने 500 क्वांटिटी लिया हुआ है, लेकिन नज़रिया में नहीं पता कितना लंबा इन्हें और रुकना चाहिए। फिलहाल घाटे में है। चिंता का कोई विषय नहीं है, 1 साल के लिए बने रहे। कंजम्पशन का दिग्गज अव्वल नंबर की कंपनी एचयूएल, 2250 का हमारा लक्ष्य है। हमें लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। सबसे बड़ी चीज़ है हॉर्लिक्स जो ब्रांड इन्होंने खरीदी है उससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा कंपनी को। 2250 के टारगेट के लिए आपको बने रहने की सलाह दी जा रही है एचयूएल में। क्या नई खरीदारी भी कर लेनी चाहिए इन लेवल्स पे या रुकना चाहिए सिद्धार्थ? स्टैगर्ड मैनर में आपको नई खरीदारी जरूर करनी चाहिए कंपनी में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एचडीएफसी बैंक पे सवाल पूछना चाहते हैं मुंबई से सचिन वैद्य, और इन्होंने 2111 के भाव पे खरीदारी कर रखी है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक, हमें लगता है कि यहाँ से आने वाले समय में इनके जो पिछले पास्ट रिकॉर्ड्स, जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस में 20% का कंपाउंडर रहता है, एचडीएफसी बैंक इसको बरकरार रखेगा। इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि 25% के ग्रोथ के कैटेगरी में ये कंपनी जा सकती है, अव्वल नंबर की कंपनी। और सेफ अगर रहना चाहे ये मार्केट कंडीशन में, वोलेटिलिटी में, एचडीएफसी बैंक से अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। नई खरीदारी करनी हो तो भी आप कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर नई खरीदारी करनी हो तो फिलहाल के लेवल्स भी अट्रैक्टिव हैं, आप खरीदारी कर सकते हैं। और यहाँ पे सचिन को रुकने की सलाह दी जा रही है एचडीएफसी बैंक में। हैदराबाद से अमीरुल हसन का सवाल लेंगे। अपोलो टायर्स में खरीदारी कर रखी है इन्होंने सिद्धार्थ, 217 का इनका लेवल है। 6 रुपये 20 पैसे प्रति शेयर के मुनाफे पर तो ये बैठे ही हैं, लेकिन कितना नज़रिया और लंबा रखना चाहिए? 6 महीने का और नजरिया रखे, करीबन 300 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। सबसे बड़ी चीज जो अपोलो टायर के बारे में कहना चाहूंगा वो होगा कि ट्रक, बस, रेडियल टायर में सबसे अव्वल नंबर में है ये कंपनी रिप्लेसमेंट मार्केट में। तो सबसे बड़ी चीज, क्रूड का दाम जिस हिसाब से गिरा, ये कंपनी को फायदा होगा। अपोलो टायर टायर स्पेस में बहुत अच्छी कंपनी है और ब्लू चिप कंपनी है, बने रहे। 6 महीने का नज़रिया और 300 का टारगेट आपको लगाकर इसमें रुकना चाहिए अपोलो टायर्स में, ये सलाह है सिद्धार्थ सिद्धानी की। हुबली से आदित्य बिरला फैशन रिटेल में खरीदारी की है गणपति नायक ने और 179.50 इनकी बाइंग प्राइस है सिद्धार्थ। मुनाफे में है और हमें लगता है कि यहाँ पे मुनाफा और बढ़ेगा। 239 का हमारा टारगेट है आदित्य बिरला फैशन के लिए। और ये पैंटालून्स, पीटर इंग्लैंड, एलन सॉली बहुत फेमस ब्रांड्स है। हमें लगता है कि ये सारे ब्रांड्स में सेम स्टोर ग्रोथ बहुत अच्छा आएगा। पैंटालून्स में 40 से 50 स्टोर बढ़ाने की भी बात है हर वर्ष में। आदित्य बिरला फैशन टर्न अराउंड स्टोरी, लॉस से प्रॉफिट में आ गई कंपनी, बेहतरीन परफॉर्मेंस, 239 का टारगेट। 239 के टारगेट के लिए आपको इसमें भी रुकने की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और प्रहलाद राउत का सवाल पिडलाइट इंडस्ट्रीज पर है। 879 की इनकी बाइंग प्राइस है, तो ये तो अच्छे खासे मुनाफे पर बैठे हैं, 289 रुपये 90 पैसे प्रति शेयर पर। तो क्या ये मुनाफा बांध लें? मैं मानता हूं कि और 3-6 महीने के लिए आपको रुकना चाहिए। 1345 का टारगेट। सबसे बड़ा कारण क्रूड का गिरना, इनका बहुत बड़ा फायदा।
और दूसरा, ब्रांड इनके कौन नहीं जानता, फेविकॉल, फेविक्विक, एमसील, बहुत उम्दा ब्रांड्स जिसमें ग्रोथ जरूर आएगा। कुछ हद तक 3 महीने के लिए आप और रुक सकते हैं, 1345 का टारगेट है। अनिल जैन का सवाल है उदयपुर से बायोकॉन पर, और इन्होंने खरीदारी कर रखी है 681 के लेवल पर। सिद्धार्थ, मैं मानता हूं कि इस पे आपको बना रहना चाहिए। समय सीमा आपको 12 महीने की होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज, फार्मा की सारी कंपनियों को प्राइसिंग प्रेशर दिख रहा है। अमेरिका में जो भी इनकी दवाइयां बिकती है उनमें प्राइसिंग प्रेशर है। सिर्फ बायोकॉन को प्राइसिंग प्रेशर नहीं लगता है, क्योंकि बायोसिमिलर ड्रग जो इन्होंने माइलाइन के साथ डेवलप किया है, कैंसर ड्रग है, यहाँ पे ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। बायोकॉन हमें लगता है कि आपको बना रहना चाहिए। फार्मा पैक में सबसे अगर प्रेफर्ड बेट हो वो होगी बायोकॉन। टारगेट आपको करीबन 823 का रखना चाहिए। 823 का टारगेट लगाकर आप बने रहें बायोकॉन में, ये सलाह दी जा रही है। शो को समाप्त करने का समय हो गया। सिद्धार्थ, डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप? कविता, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। जो सारे स्टॉक्स पे आज डिस्कशन कर चुके हैं, क्लाइंट्स को हम जरूर हमारी सलाह देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद समय निकालकर अपनी राय दर्शकों को आज देने के लिए। कल का बाजार में मुझे भी इजाजत है, लेकिन खबरों पर तमाम अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।